जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। और ये क्लास भी जो मेरी आज की क्लास रहेगी ये भी आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए रहेगी भाई। इससे पहले हमने भाई अपनी एक क्लास निकाली थी और उस क्लास में हमने जिक्र किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। उपराष्ट्रपति कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके ऊपर हमने बातचीत करी थी। आर्मी लेवल के ऊपर हमने बात करी थी कि भाई सिर्फ उसी लेवल को उठाया गया है इस क्लास के अंदर। और आप लोगों की बड़ी भारी डिमांड के ऊपर मैं दोबारा से फिर तीसरी बार फिर क्लास लेकर के तैयार हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं। हमारी जो पिछली क्लास में मैंने बात करी थी इनमें से भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष सेनापति कौन है, तो वो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे वेंकैया नायडू के ऊपर हमने बात शुरू करी थी। और वेंकैया नायडू को लेकर के बात करी थी कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति। यहीं से बात शुरू हुई थी कि उपराष्ट्रपति काम कहां करेंगे। तो वो पहली बात ये कि जब इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति की अब्सेंस में काम करेंगे। राष्ट्रपति जब नहीं होंगे तब ये काम करेंगे, लेकिन उस समय ये राज्यसभा में काम नहीं करेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होंगे। ये आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है, क्या जब एक उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा है तो क्या वो राज्यसभा का सभापति होगा? तो नहीं होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब बात राज्यसभा की आई थी तो फिर मैंने बात करी थी राज्यसभा के ऊपर। और जो पिछली क्लास के अंदर हमने बात करी थी कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, उसका नाम क्या था, उसके नाम कौन कौन से थे, कैसे कैसे भाई उसका चुनाव होता है, कैसे सदस्यों का चुनाव होता है, किस प्रकार से सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य की हैं, वो सारी की सारी बातें हम वहाँ पर कर चुके हैं। वर्तमान में जो सीटें हैं वो किस जनसंख्या पर आधारित हैं, उसके बाद सबसे कम निर्वाचित और मनोनीत कहाँ से मनोनीत की जाती है, कौन मनोनीत करता है, उन सारी बातों पर हम अपना जिक्र कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, उपराष्ट्रपति की। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन निकल करके आता है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति को कहाँ पर रखा जाता है। वरीयता क्रम की बात करूँ तो सबसे बड़ा पद एंड देन फिर उससे छोटा पद एंड देन फिर उससे छोटा पद, या प्रोटोकॉल इंग्लिश में बोले तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति को कहाँ पर रखा जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों मेरे, ये राष्ट्रपति के बाद बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ये राष्ट्रपति के बाद आते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात को। वरीयता क्रम में कहां पर आते हैं? अगर नंबर की बात करें हम तो नंबर की बात करें तो वरीयता क्रम में ऐसे आप क्वेश्चन लिखेंगे, उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में कहां पर आते हैं, वरीयता क्रम। तो भाई ये दूसरे नंबर पर आते हैं, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर वरीयता क्रम में आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कौन है, राष्ट्रपति है, एंड दूसरे नंबर पर कौन है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है भाई, ओके। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बार बार राज्यसभा लोकसभा सदन की बात करी मैंने। सदन से मेरे को यहां पर एक चीज याद आ गई छोटी सी, 2 मिनट में एक बार मैं आप लोगों का वो एक दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, वो भी एक बार आप क्लियर करेंगे। मैंने बात करी किस सदन की, ये तो उच्च सदन के अध्यक्ष रहेंगे ये उच्च सदन। सदन किसका हिस्सा है? तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, सदन किसका हिस्सा है? संसद। एक बार आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए संसद में क्या आ गया, सदन, ये सदन है। और यहां पर ये क्या है, राष्ट्रपति है। और सदन के फिर 2 हिस्से हैं मेरे भाइयों, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाए सदन के कितने बड़े हिस्से हैं, तो सदन के 2 बड़े हिस्से हैं, सॉरी संसद के कितने बड़े हिस्से हैं, 2, सदन और राष्ट्रपति। यदि 2 नहीं दे रखा ऑप्शन में, सीधे 3 दे रखे हैं, तो कौन सा बन जाएगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन फेस किया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ आर्मी में कि क्या राष्ट्रपति सदन का हिस्सा है, संसद का हिस्सा है? यस, ऑफिशियली राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। ये मैंने जब राष्ट्रपति की क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी। जब बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं सदन, तो कुछ मेरे मित्र हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे मेरे जैसे हैं, उनको यही पता नहीं लगेगा सर सदन कौन सी चीज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, संसद में सदन है, सदन में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। ये इस प्रकार की शब्दावली है कि हम इसको कभी काम नहीं आती, हम कभी इसको पढ़ते नहीं, लेकिन जब अब हमें जरूरत है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। ये उच्च सदन, ये आपका निम्न सदन, सदन के 2 हिस्से, संसद के 2 हो गए। अगर 2 की जगह 3 दे रखा ऑप्शन तो आप 3 भी आप इसका रिप्लाई 3 दे सकते हैं। अगर 2 और 3 दे रखा है तो फिर सोचने पे मजबूर हैं आप लोग। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया, सदन क्लियर हो गया, संसद क्लियर हो गया, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके,
अब देखिए, ये बात थी संसद की बात मैंने कर दी। अब हम बात करें किसकी, उपराष्ट्रपति की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता कि उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई? तो 63 एक्ट, इंग्लिश में बोलो तो एक्ट और हिंदी में बोलो तो अनुच्छेद। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? तो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 63। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी वो बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीन चीजें एक साथ याद हो जाएंगी भैया। आपको एक छोटी सी ट्रिक है, राष्ट्रपति 52, उसको 11 + 11 + 11, राष्ट्रपति 52 + 11 11, तो 52 से 52 राष्ट्रपति क्या हो गया? 52, उसमें 11 जोड़ दो 63 उपराष्ट्रपति, इसमें फिर 11 जोड़ दो 74 प्रधानमंत्री भाई, पीएम साहब। तो ये तीन अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। राष्ट्रपति 52 + 11 + 11, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों आपके अनुच्छेद। एक क्वेश्चन आपका ये बहुत बेहतरीन क्लियर होता है, ये आप लोग राइट डाउन करेंगे। ओके हमने बात करी वरीयता क्रम की, तो वरीयता क्रम में कौन से नंबर पर आ रहे हैं? दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे, देखिए उपराष्ट्रपति होगा कौन? पहले मैं बात करूं सबसे पहले आयु भाई, एज कितनी होनी चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर का व्यक्ति होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी पता है सर जी। एक और बात पता कर लो भाई, यहां पर दे देंगे आप लोगों को, मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया सी बात। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भाई सुनो मेरी बात, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया था, इससे पहले वाली में, कि जो उपराष्ट्रपति है वो ना लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो बंदा योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए तैयार है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। यहां तक क्लियर बात होगी भाई? ओके, अब देखो, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने में मतलब उपराष्ट्रपति बनने में नहीं होती है। देखिए, राज्यसभा की जगह अगर ये लिख दिया, नंबर एक ऑप्शन दे दिया भाई, आयु 35 चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा दे दिया राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, चौथा दे दिया लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं भाई लोकसभा का सदस्य, लिखा सिर्फ ये गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आप लोग समझ गए? अरे भाई समझ गए? चलिए फिर, जब ये बात समझ गए, स्थिति समझ गए, कंडीशन समझ गए, अब एवं ऐरा गैरा नथु खेरा थोड़ी जाके खड़ा हो जाएगा कि मैं भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस यहां पर रख दी गई हैं। कैसे रखी गई हैं? ये इसलिए रखी गई कि जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल, मैंने पिछली क्लास के अंदर एक शब्द यूज किया था, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का जो अर्थ है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे जैसे होंगे आप लोग, फौजी बन चुके हैं मेरी तरफ से, तो जो वीडियो देख रहे हो फौजी बन चुका है भाई, गारंटी इस बात की। पूरी वीडियो देखेगा तो फौजी बन जाएगा। और ये दावा है मेरा कि हर क्लास में से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर टच करेंगे, और यहाँ पर तो एक एक पॉइंट की मारामारी रहेगी। और जो पैशन जो आपने चुना है उसमें कभी भी डिमोरल की आवश्यकता नहीं होती। डिमोरल व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये एडवेंचर लाइफ है, और इसमें हमेशा ही जोश के साथ जीना पड़ता है। डिफरेंट कंडीशंस में आपको अपने माइंड को सेट रखना होता है। वो है आर्मी, और इंडियन आर्मी आजकल वर्ल्ड के नंबर 1 आर्मियों को भी मात दे रही है हर जगह, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं। चाहे वो 30 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर हो, या फिर 60 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो होगा। सिर्फ एक ही चीज है, आई एम द सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, वी कैन डू एवरीथिंग। मैं भारतीय सेना का जवान हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर हम जिंदा रहते हैं। मैंने ये लाइफ जी 18 साल भाई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ? निर्वाचक मंडल, भाई भाग कौन लेगा इसमें भाग लेगा कौन और क्या जरूरत रहेगी? तो निर्वाचक मंडल से 20 लोग, 20 जो निर्वाचक व 20 अनुमोदक रिकमेंड करेंगे
यानी कि 20 लोग निर्वाचक और 20 अनुमोदक होंगे, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव लड़ सकता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। अगर मैं यहां पर राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति में 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, देन राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति में पूछा जाए कितने निर्वाचक और अनुमोदकों की आवश्यकता होगी तो 50। यहां पर उपराष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? 20 निर्वाचक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। इज दैट क्लियर भाई? ओके, होंगे कौन लोग? ये निर्वाचक मंडल से। ऐसे नहीं है, अब मैं बात करूं इसके निर्वाचक मंडल में, भाई इसके वोट कौन डालेंगे? राष्ट्रपति का जो वोट है वो कौन डालेगा? तो सिर्फ सदन के सदस्य, सदन के सदस्य, या हम कह सकते हैं संसद के सदस्य। तो सदन कौन से हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी क्लास में इसलिए बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे चल के सदन का जिक्र आएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे भाई। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। सिंपल देसी भाषा में बात करूं भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव में ठप्पो कौन मारेगा? तो ठप्पा सिर्फ कौन मारेगा? जो हमारे एमपी एमएलए नहीं। ध्यान रखना इस बात को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया कि सिर्फ ओनली फॉर एमएलए करेंगे, और यहां पर ओनली फॉर एमपीज। एमपी और कौन करेंगे? एमपी कौन से होंगे? राज्यसभा के भी एमपी होंगे और किसके? लोकसभा के भी। टोटल एमपी की संख्या कितनी है मेरे मित्रों? टोटल यहां पे मैंने लिख दिया सदन के सदस्य। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं यही घुमा दूं आपको भाई। 545, 543, 45 लोकसभा के सदस्यों की संख्या आप लोगों को पता होगी, प्लस 245, 700 कितना हो गया भाई? 5 और 5 10, 4 4 8 1 9, 790। तो इस अगर पूरी सीटें हैं, लोकसभा में 545 लोग बैठे हैं और 245 लोग राज्यसभा में बैठे हैं, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव में भाग लेंगे सिर्फ ये 790 लोग हिस्सा लेंगे भाई। सिर्फ 790 लोग हिस्सा लेंगे। अब मैंने सिर्फ भी लगा दिया, टोटल भी, टोटल 790 लोग होंगे। यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह निर्वाचित मनोनीत का कोई चक्कर नहीं है भाई। यहां पर मनोनीत भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर हो गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे? मनोनीत जो सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। इसलिए मैंने कितनी 545 सीट लिखी लोकसभा की और 245 सीट मैंने किसकी लिखी? राज्यसभा की। तो 790 लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे भाई। ठीक है, 790 लोग। और उसके बाद क्या होगा? पहले तो ये एक बार आप लोग ये देख लिए, निर्वाचक मंडल की मैंने बात करी, तो निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे? राज्यसभा के, लिख लो, क्वेश्चन डाल के लिख लो, भाग कौन लेंगे? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और जो वर्तमान में जो संख्या है मेरे दोस्तों वो कितनी? 790। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर आपने 545 245 लिख दिया, 790 लोग होंगे तभी भाग लेंगे। नहीं भाई, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है भाई? 5 वर्ष। आप लोगों को पता है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। सीधा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। यदि ऐसे नहीं है सरपंच की तरह कि 1 साल पूरा होगा, मैं सरपंच बन गया, 1 साल पूरा होगा, मेरा क्रम बढ़िया होगा, मैं भगवान को प्यारा होगा तो पिछले 4 साल के लिए चुन लेंगे। ना भाई ना, अगर 1 दिन भी बाकी है तो भी 5 साल के लिए चुना जाएगा, और 2 साल भी बाकी है तो भी 5 साल के लिए चुनाव होगा राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ध्यान रखना इस बात को भाई, 5 साल के लिए ही इनका चुनाव किया जाता है। ओके, यहां पर एक चीज है जो 790 वाली बात है, जो समझने वाली बात वो ये है, जैसे राज्यसभा, मान लिया फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में 5 सीट खाली हैं और 5 सीट इसमें खाली हैं भाई, या तो किसी ने इस्तीफा दे दिया, भगवान को प्यारे हो गए, अच्छे थे, भगवान के पास चले गए। मान लिया यहां पर बच गए 580, 780 सॉरी, क्योंकि 10 कम हो गए तो 780 बच गए। तो ये 780 लोग चुनाव कर देंगे। ऐसा वेट नहीं किया जाएगा इनका कि भाई ये 5-5 सीट और चुन के आए तो 790 ही भाग लेंगे। नहीं भाई, ये 780 लोग ही क्या कर देंगे? चुनाव में
राष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे। फिर बताऊं एक बार और अच्छे समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब ये था, निर्वाचक मंडल यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे वो लोग होंगे कौन? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करेंगे वो संसद के सदस्य होंगे। संसद के किसी भी सदन के हो सकते हैं, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। और इसमें मैंने टोटल की बात आप लोगों के सामने लिखी कि भाई टोटल इतने होते हैं, तो इसमें मनोनीत लिए मैंने, वो चाहे राज्यसभा में मनोनीत है 12 राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत हैं, तो वो 12 और 2 14 लोग भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। आपसे बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं? और तुम धड़ाके से मारोगे नहीं लेते, क्योंकि तुमने राष्ट्रपति याद किया है, ठीक है, तुमने राष्ट्रपति याद किया, उपराष्ट्रपति किया नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपको और बेटर अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। और जब हम सेना की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में तो हमारा जिक्र रहेगा ही रहेगा, हम उनके बारे में अपना जिक्र करेंगे ही करेंगे भाई। चलिए भाई, ओके, यही इसी से जुड़ी हुई बात मैं एक बता दूं आप लोगों को, यहां पर बीच में बता दूं, जो पीछे जो हमारे ये जो वेंकैया नायडू जो चुने गए हैं, वेंकैया नायडू के टाइम में जो चुनाव हुआ था, टोटल वोट कितने थे मैं बता देता हूं आपको। एक बार भाई आप इसको नोट करेंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें आप जल्दी करेंगे भाई। चलिए भाई, ओके भाई, यहीं पर हमने बात करी वेंकैया नायडू, ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ये पूछा जाए कि कौन से नंबर का चुनाव हो उपराष्ट्रपति के लिए, अगर कौन से नंबर का चुनाव पूछा जाए कि कितने अब तक, मतलब यानी कि कितने चुनाव हो चुके हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो 15 भाई, 15। और यदि व्यक्ति की बात करें, व्यक्तिगत तौर पे बात करें, तो ये कौन से नंबर का? 13वां नंबर का, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है भाई ये वेंकैया नायडू। यहां तक क्लियर होगा। एंड देन दूसरी बात करूं मैं आप लोगों से, यहां पर एक चीज और देख लेना भाई, 2 बार बने 2 व्यक्ति। इनसे पहले, चलो मैं एक बात बता दूं आपका, पहले मैं क्या बात कर रहा था, यस, वो उसकी बात कर रहा था, चुनाव की बात कर रहा था, तो उसमें 785 जब इनका चुनाव हुआ 17 में, इनका जो कार्यकाल है वो 17 से 22 भाई। जो वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल क्या है? 17 से 22। और इस समय जो सीट थी, टोटल जो सीट थी सदन की, वो कितनी थी? 785। यानी निर्वाचक मंडल के जो सदस्यों की संख्या कितनी से? 785। मतलब क्या होगा? क्लियर जो बात मैं समझा रहा था आपको, 5 लोग क्या है, 5 सीट खाली थी, 785 थे। अब इसमें क्या, वो वैध मत, टोटल वैध मतों की जो संख्या पड़ी थी पीछे, इनकी जो पड़ी थी वो 760, यानी कि 15 जो वोट थे वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए भाई। 15 नहीं, 70 80 25 वोट कैंसिल हो गए भाई, अवैध हो गए। वैध मतों की संख्या कितनी थी? 760 थी, ठीक है। और इनको जीतने के लिए क्या चाहिए था? सिंगल ट्रांसफर सिस्टम के तहत क्या होता है? आधा कोटा होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई? 381, 360, यस 381, यानी कि 380 हो गया आधा। तो जीतने के लिए क्या चाहिए था? 380 + 1। यानी कि जब वेंकैया नायडू ने चुनाव लड़ा तो उस समय जो वोटों की संख्या पड़ी थी कितनी? 785। और जो वोट काउंट के, भाई सरपंच का भी तो चुनाव होता, प्रधान का चुनाव होता गांव में, वोट कैंसिल नहीं हो जाए, खराब हो जाए कई बार। कई तो गलत दबा दे, मेरा वर्ग का पढ़ा लिखा, कई जानबूझ के गलत करे, ना है बीच में मोर मारिया हुए हैं। आजकल तो बैलेट पेपर खत्म होता रहा है, पीछे से रोड़ा भी हुआ था। ओके, 380 + 1। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है कि 50% से ज्यादा वोट चाहिए। एक तो इन्होंने निर्धारित कर दिया भाई 381 वोट चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। वैध मत 760 पड़े तो 760, 380 × 2 अगर करेंगे आप, 380 × 2 करेंगे, लो मैं दिखाई दूं आपको, 16 और भाई 3 दूनी 6 के 7 आ गया ना, 760 + 1, यानी कि 381 वोटों की आवश्यकता थी वेंकैया नायडू को। और इनको जो वोट मिले वो 516 के करीब वोट मिले थे भाई इनको। टोटल जो वोटों की संख्या प्राप्त हुई थी इनको 516 वोट मिले थे।
कितने वोट मिले थे? 516। आपसे अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति साहब कितने वोटों से कितने वोट प्राप्त हुए थे, तो 516 वोट राष्ट्रपति साहब को मिले थे। वोट का जो प्रकार है वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से है। चुनाव का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इसका प्रयोग इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात आपको समझ में आ गई भाई? यहाँ तक समझ गए? ओके, अब समझ गए तो थोड़े से जो कुछ डेफिनेट जो मतलब अपने फैक्ट हैं वो फैक्ट और बता दूं मैं आप लोगों को। आपसे देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो कुछ फैक्ट कैसे हैं। अगर बात करें हम भाई उपराष्ट्रपति की बात करें, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्ण। राधाकृष्ण है, सर्वपल्ली, ठीक है भाई, राधाकृष्ण साहब हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम राष्ट्रपति राधाकृष्ण हो गए, और ये भाई लगातार राधाकृष्ण कितने बार बने भाई? लगातार 2 बार बने। इनका कार्यकाल क्या था? 52 से 62, ठीक है भाई। पहले नंबर के कौन बने उपराष्ट्रपति? राधाकृष्ण साहब बने हैं। और जो राधाकृष्ण साहब कब बने? 52 से 62 तक रहे। 2 बार ये लगातार क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। और दूसरे नंबर पर जो बने हैं व्यक्तिगत, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम, आपसे पूछा जाए पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है, तो जाकिर हुसैन है। ये भाई 62 से 67 भाई। यहां तक क्लियर होगा भाई? 62 से 67 यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब मैं बात करूं वर्तमान की। वर्तमान की बात करी, मैंने कार्यकाल लिख दिया भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार आप लोग साथ के साथ नोट करते रहेंगे। थोड़ा सा एक्टिव रहे आप लोग, सोल्जर हैं। सोल्जर की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं कभी, एस से स्मार्ट, ओ से ओबीडियंट, इस तरीके से बहुत सारी बहुत सुंदर फुल फॉर्म बनती है सोल्जर की, बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी टाइम नहीं है आज, मैं कुछ बस मूड ही कुछ ऐसा है मेरा। ओके, 62 हो गए। अब बात करें इसकी 17 से 22, इनसे पहले कौन थे भाई? इनसे पहले कौन थे? ये 15वें नंबर के व्यक्तिगत, 13वें नंबर के, यानी कि 12वें नंबर पर उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति 12वें नंबर पर उपराष्ट्रपति कौन थे? आपसे ये पूछा जा सकता है। देखिए, आपको ऊपर से 2 कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी याद करते हैं आप, ऊपर के 2 और नीचे के 2 आप लोगों को 4 तो याद होने चाहिए। वैसे मेरा मानना ये रहता है कि 3 कम से कम, 3-4 ऊपर के, 3-4 नीचे के, बीच वाले 1-2 और फिर जो विशेष है उनको आपने याद रखना है। मैं याद कराता हूँ आपको, मैं अभी याद करा दूंगा आपको। उपराष्ट्रपति जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, मेरी गारंटी है। बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए आप लोग। ये कब से कब बने थे भाई? 7 से, ये 7 से बने 17, 2 बार। 2 बार कौन थे ये? हमीद अंसारी। ये हमीद अंसारी साहब थे, 12वें, ठीक है भाई। हमीद अंसारी कौन से थे? कौन से नंबर के थे? 12वें। अब मैं बात करूं 11वें नंबर के कौन थे व्यक्तिगत रूप से? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और ये वो व्यक्ति था, इन्होंने ये कब बने थे? 7 से 7, तो ये 2 से कब बने भाई? इनका कार्यकाल क्या रहा? 2 से 7, 1902 से 1907 तक रहे भाई, ठीक है। और ये भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और क्या हो गए? हार गए भाई। राष्ट्रपति का चुनाव हारे हैं भाई। ओके, अब देखो, एक सेकंड मेरी तरफ देखेंगे आप लोग, बड़ा ध्यान यहां लगा के, आईपीक्यू से छोड़ करके ध्यान हटा करके, क्योंकि अब तो दिमाग घूम रहा होगा, कीड़ा काटना शुरू कर गया होगा कि 15-20 मिनट होगी, सर ने खोपड़ा खा लिया, थोड़े से वाई देख लें, बोला बोयरी बाजरो छात पे है ना, वो चल लिया करता डीजे। आजकल तो खर डीजे डाजे बंद हो रहा है। चुंदड़ी मंगवाई जयपुर तक, क्यों जयपुर तो पहले तो कोई शहर लागे को कि तो चुंदड़ी मिले ही को है ना। दुनिया तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाती है दोस्तों। इस सोशल मीडिया पे सब अपना इस्तेमाल, सब आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग देखें और उनको जो बेनिफिट होना वो बेनिफिट हो। आपकी एंटरटेन करने की उम्र नहीं है, एंटरटेनमेंट करने की उम्र बहुत बड़ी है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये 5-10 दिन जो 15 दिन पड़े हैं, आज कितनी तारीख होगी? 13, यस। तो मेरे हिसाब से 28, अगर नहीं आगे पीछे हुआ टेस्ट, भगवान की दया से अगर आगे पीछे भी होगा तो भी क्या हो गया, 5-10 दिन 20 दिन और फिर बढ़ जाएंगे, क्या होगा भाई? तो ये आपकी लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है, ध्यान रखना इस बात का। आने वाले समय में आप लोगों को बड़ी जल्दी पता लग जाएगा कि भाई 28 को होना है कि नहीं होना है।
तो यहाँ पर मैं बात करी थी, किसकी करी थी मैंने बात भाई, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति सीधा पूछा जाएगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री वेंकैया नायडू वर्तमान में उपराष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। राधाकृष्णन सर्वपल्ली, एक ही बात है, राधाकृष्ण आप लोगों को याद होना चाहिए। कृष्ण भगवान को कौन कौन भूलता है भाई, ठीक है। 52 से 62 2 बार रहा, सीधी देसी तरीका तो याद होगी, 52 तो 62 है। फिर उनके बाद में एक फिर मुस्लिम जो हैं जाकिर हुसैन साहब हैं, तो वो याद होने चाहिए आपको। पूछा जाए प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन साहब थे। कार्यकाल आप 10 साल उसमें से आगे ऐड कर दो आप भाई, 62 + 5 67 तक क्लियर होगा। 3 ऊपर के क्लियर हो गए, 3 नीचे के क्लियर कर लो। वर्तमान में वेंकैया नायडू होगा, सेकंड नंबर पे हमीद अंसारी हो गए, ये भी 2 बार चुनी गई हैं। ये कब से कब, 7 से 17 चुनी गई हैं। तो एक और चुन लो, एक और देख लो, वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहे हैं। आप लोगों को 7-8 उपराष्ट्रपति अभी की अभी याद हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो एक बार आंखें बंद करके आप रिवाइज करेंगे कभी भी, तो आप लोगों को पूरा कार्यकाल के साथ उपराष्ट्रपति बिल्कुल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बात करी यहाँ आप लोगों से कि वरीयता क्रम पे दूसरे नंबर पर हैं। चुनाव में भाग कौन लेंगे, तो संसद के जो सदन के जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लेंगे। फिर मैंने बात करी थी कि जो वर्तमान में जो अपने राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति साहब हैं, उनके चुनाव में कितनी सीटें थी, कितनी सीटें उन्होंने हिस्सा लिया था, तो 785 सीटों ने हिस्सा लिया था। उसमें से जो वैध मत पड़े थे वो 760 पड़े थे। 760 में से कितनी सीटें उनको प्राप्त हुई थी, 516 सीटें उनको प्राप्त हुई थी। जो चुनाव का जो सिस्टम है वो क्या एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी इसको बोला जा सकता है, इंग्लिश में अगर बोले तो। पर मेरे जैसे हैं ये फॉरेन लैंग्वेज तंगी रखते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एकल संक्रमणीय है तो ये भी टेढ़ा बेड़ा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों के बीच में सारी की सारी बातें उपराष्ट्रपति को लेकर के हो चुकी हैं भाई, ठीक है। एक बार आप इसको नोट करें और मैं एक बार जल्दी इसको रफ करके तब फिर आगे बढ़ता हूँ भाई। ओके भाई, हो गया होगा। 1-2 बातें और है वो आप और नोट कर लें, फिर उसके बाद अपनी क्लास ये ख़त्म है भाई। उपराष्ट्रपति को लेकर के जो आप लोगों के लायक है वो लगभग पूरा हो चुका है। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, राष्ट्रपति की एब्सेंस में किसका काम करेंगे, कार्यकारिणी राष्ट्रपति का काम करेंगे। ये आप लोगों को मैं पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया था, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। व्यवस्था किस में की गई है उपराष्ट्रपति की, 63 अनुच्छेद में, एक्ट 63 में की गई है। उसके बाद बात करें जब ये राष्ट्रपति कार्यकारिणी राष्ट्रपति होंगे तो उस समय क्या नहीं होंगे, ये राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। ये आप लोगों को पता, सभापति नहीं होंगे। और जो उस समय जो इनको वेतन मिलेंगे वो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। वेतन किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा। और यहाँ पर जब ये इसके राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, हाँ यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी आती है कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है भाई, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है। तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता भाई, इनको जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते इनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ये भी आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में भी जिक्र किया था भाई। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मतलब सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है। उपसभापति कौन थे राज्यसभा के, हरिवंश नारायण, मैंने आप लोगों को बीच में जिक्र किया था, दोबारा से सुनेंगे। अगर दोनों एब्सेंट है तो कौन काम करेगा, तो 6 लोगों का एक पैनल होता है, वो पैनल में से कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, जिक्र करेगा। उसके बाद बात करें उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है क्या, हाँ भाई हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 के तहत, अनुच्छेद एक्ट 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या चाहिएगा भाई, उपस्थित लोगों का 50% से बहुमत पास, उपस्थित लोगों का, राज्यसभा में जो उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनका 50% लोगों से क्या बहुमत। और जो हटाने की जो प्रक्रिया चलेगी वो कहाँ चलेगी, ये एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर चलेगी, ऑप्शन दे देंगे आपको, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से चलेगी, राज्यसभा से चलेगी भाई। यहां पर आप लोगों का ये भी क्लियर है। राज्यसभा से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी रुक्मणी अरुंडली, रुक्मणी जी
ए कर दो, ए। आप इतना याद रखो इसको। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? ए रुक्मणी। ए रुक्मणी जी ये पहली महिला थी राज्यसभा में मनोनीत होने वाली। ओके, अब हटाने की बात चल रही थी उपराष्ट्रपति को, तो किस, आपसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में? 67 में की गई है। कैसे हटेंगे भाई? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को। 14 दिन पहले क्या दिया जाएगा? नोटिस। 40 डेज पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा कि हम आपको हटाएंगे। उसके बाद 50% उपस्थित जो लोग हैं उनमें से बिल पास करा करके, और जो दूसरा जो सदन है लोकसभा, उसमें से नॉर्मली बिल पास करा के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यहां पर आज हमने बात करी दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करी, और थोड़ी मिली जुली बात हमने एक दो बात राष्ट्रपति को लेकर के भी बीच बीच में करी हैं, और राज्यसभा को लेकर के बात करी। पिछली जो क्लास में राज्यसभा और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आज हमारे दोनों ये जो टॉपिक हैं ये क्लियर हो चुके हैं। आगे यदि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छी बातें, अच्छे कमेंट्स आप लोग बताएंगे कि सर ऐसे, तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के बीच में रहूँगा। अदरवाइज मैं भी बंद कर दूँ, क्योंकि जब आप लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर मुझे भाई क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैं तो स्पेशली आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि रुझान है आर्मी की तरफ रहे हैं, तो प्रेम भी है आप लोगों से। और मैं भगवान से आशा करूँ कि जो लोग आप लास्ट स्टेज तक पहुँचे, लास्ट पीढ़ी तक पहुँचे, तो आप लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार हल्की सी रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं रिवीजन आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर कराऊंगा, एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखिए भाई, हमने बात करी राज्यसभा की, उपराष्ट्रपति की, तो सबसे पहले बात करी मैंने उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम पे नंबर 2 पे आता है, क्वेश्चन पूछा जाए, और उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम पे किस नंबर पे आते हैं? 2 नंबर पे आते हैं। बात क्लियर होगी। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू हैं, ये भी क्लियर होगा। उपराष्ट्रपति के काम क्या है? राष्ट्रपति की एब्सेंट में राष्ट्रपति की ड्यूटी करना, और राज्यसभा का क्या? पदेन सभापति होना। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद बात करी हमने कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल हैं? तो निर्वाचक मंडल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन से लोग शामिल हैं? लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो मनोनीत जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे? इसके चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद बात करें चुनाव लड़ेगा कौन? जिसकी उम्र 30 साल होगी हो भाई, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो, तो वो क्या करेगा? चुनाव लड़ सकता है। क्लियर होगा भाई, यहाँ तक क्लियर होगा। जिसकी उम्र 30 साल हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो क्या है? वो चुनाव लड़ेगा। अब उसको चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिएगा? 20 अनुमोदक चाहिए, और 20 प्रपोजल, और 20 निर्वाचक, और 20 अनुमोदक चाहिए। 20-20, जैसे राष्ट्रपति में 50 चाहिए, ऐसे यहाँ पर भी क्या चाहिए? 20। और वो लोग कहाँ से होंगे? निर्वाचक मंडल से। मैंने निर्वाचक मंडल पे जोर क्यों दिया भाई? 20 में मैं अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, 20 लोग मैं मेरे गांव से ले जाऊँ, 20 पड़ोसी गांव से ले जाऊँ, भाई ये लो 40 लोगों ने मेरे को 20 ने अनुमोदक कर दिया, 20 ने मेरे को प्रपोजल कर दिया। नहीं भाई, वो वहीं से होंगे जो वोट डाल सकते, क्योंकि गाँव वाले तो उसके लिए वोट डाल ही नहीं सकते। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर हमने बात करी थी भाई, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये हो गया, तो उसका काम कितने? 5 वर्ष के लिए। ये भी बात होगी। जब 5 वर्ष के लिए, तो फिर उसको हटाने की बात करी मैंने भाई। हाँ, हट भी सकता भाई। कहाँ व्यवस्था की भाई? 67 अनुच्छेद में की गई है। जैसे उपराष्ट्रपति की व्यवस्था 63 में की गई, तो हटाने की 67 में की गई है। ये भी बात है। ओके, जब राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा होगा, तो क्या उसे सभापति के तौर पे जो तनख्वाह मिलती है वो मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि उसको राष्ट्रपति के तौर की तनख्वाह, काम की तनख्वाह मिलेगी। जब वो नहीं हुआ तो काम कौन करेंगे? उपसभापति। उपसभापति का मैंने आप लोगों के बीच में नाम बताया। उपसभापति कौन है वो मैंने बताया। राज्यसभा में फिर मैंने बात करी कि भाई विपक्ष के नेता कौन है, तो वो गुलाम नबी आज़ाद मैंने बताया आप लोगों को। गुलाम नबी आज़ाद कैसे विपक्ष के नेता बने, या मैं क्वेश्चन नहीं करूँ, विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है भाई, टोटल सीटों का 10% होना चाहिए, वो चाहिए लोकसभा का और चाहिए राज्यसभा को। लोकसभा में 55 सीट चाहिए, और यहाँ पर कितनी चाहिए भाई? 25 सीट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 250 सीट का 10% कितना होता है? 25 ही होता है भाई। तो 25 सीट यहाँ पर चाहिए, तो क्या बन जाएगा? वो व्यक्ति वहाँ का विपक्ष का नेता बन जाएगा। यहाँ तक के लिए। और फिर मैंने बात करी आप लोगों के बीच में भाई, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो आप लोगों के बीच में बताया। फिर मैंने बात करी दूसरे नंबर के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, उसकी मैंने बात करी। फिर मैंने हम नीचे से वर्तमान से लेकर भाई, वर्तमान से पहले कौन थे, हमने उनका जिक्र किया। हमीद अंसारी 2 बार बने थे। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया भाई, ऐसे उपराष्ट्रपति थे तीसरे, जो भैरू सिंह शेखावत थे, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए भाई।
यहाँ तक मैंने आप लोगों के बीच में जिक्र किया, मोटा मोटा आप लोगों का रिवाइज भी हो चुका है। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जोश के साथ करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए। आप लास्ट रेडी पे खड़े हैं, यहां से अगर पीछे आ गए तो याद रखना मेरे दोस्तों, वही धक्के खा के दोबारा रनिंग करोगे, दोबारा मेडिकल में जाओगे। आप पता है मेडिकल कैसे होता है, सोशल मीडिया में बोलना नहीं चाहता कैसे मेडिकल होता है आर्मी का, आप लोग खूब बहुत बेहतरीन अवेयर है इस चीज़ को लेकर के, किस तरीके से नस नस देखते हैं आप लोगों की वो, है ना। पता नहीं कब डॉक्टर कौन सी नस में बोल दे कि ये नस तेरी फूल गई है, समझ गए ना, कौन सी नस फूल गई है। तो मेरे मित्रों, इस मौके को नहीं छोड़ना है। जिंदगी में कभी कभी किस्मत कभी कभी ऐसे नोक करती है, उस नोक को पहचानने वाला चाहिए। ये जो टाइम है, इस टाइम को पहचानो। बार बार किस्मत किसी को नोक नहीं करती है। भगवान बंदे को नीचे भेजता है और उसको बोल के भेजता है, मैं तेरे को मौका जरूर दूंगा। अगर तैने उस मौके को पहचान लिया तो तू अपनी सर्वोच्च शिखर पर होगा, और यदि उस मौके को नहीं पहचाना तो तड़फता ही घूमेगा। मुझे गाली देने की, मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा आप लोगों के बीच में अपनी एक और नई क्लास लेकर के। जय हिंद भाई, थैंक यू।